स्वागत करते हैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अभी आपका जो बीएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है वॉल्यूम 3 प्लेटफॉर्म की बुक से। तो आज हम इसी में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। दोस्तों, हम कल बोले थे कि 2 प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे। एक्चुअली किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा प्रैक्टिस सेट जो सेकेंड है वो नहीं आ पाया था, बट हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर मेरे से 2 हो पाए तो मैं रेगुलर 2 रखूँगी, नहीं तो एक तो आप लोगों का चलेगा ही चलेगा। बट हाँ, एग्ज़ाम तक आपका श्योरली ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों का सारा सेट से समाप्त करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का उपखंड ख के अधीन पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई। किसकी? पंचायत की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन 1992 है ना, इसके तहत पंचायत संस्था के लिए 243 का क से लेके 243 के उपखंड 9 तक का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? अवंती स्वामी मंदिर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर ये जो है राजा अवंती वर्मन ने अवंतीपुर में 2 भव्य मंदिरों की स्थापना की थी। एक भगवान विष्णु का मंदिर था जिसे अवंती स्वामी मंदिर कहते हैं, और दूसरा अवंती स्वामी मंदिर श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर तो किसने बनवाया था? राजा अवंती वर्मन ने अवंतीपुर में। और राजा अवंती वर्मन के द्वारा दूसरा मंदिर भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया था जिसे अवंतीश्वर मंदिर कहते हैं, अविंतेश्वर मंदिर कहते हैं, जो भगवान शिव का है। और राजा ने विष्णु मंदिर अपने राज्यारोहण से पहले बनवाया था। विष्णु मंदिर अपने राज्यारोहण से पहले बनवाया था। तो अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसके 5 एवं पद से हटाने की अनुशंसा किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। कह रहा है कि लोक प्रहरी के जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। लोक प्रहरी बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2011 की धारा की अगर हम बात करें तो धारा 152 की उपधारा 5 के द्वारा जोड़ा गया है। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और पंचायती राज का मौलिक या फिर मूल इकाई जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 4 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 38 जो है, संविधान का अनुच्छेद 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसर और असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वही अनुच्छेद 39 क्या है? तो अनुच्छेद 39 में है कि राज्य विशेष रूप से जो है सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधन का अधिकार, उसके बाद कुछ ही व्यक्तियों के पास धन संकेंद्रित होने से बचना, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बालकों और अल्पसंख्यक व्यक्तियों का शोषण से रक्षा करना, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। ये अनुच्छेद 39 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो गया। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा गोवा राज्य। गोवा जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। 6ठा नंबर प्रश्न है कि लद्दाख डैश के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख को
खापा चान के रूप में जाना जाता है? लद्दाख को खापा चान के रूप में जाना जाता है। लद्दाख को लैंड ऑफ पैसेज क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पासेज बोलते हैं, लैंड ऑफ पासेज कहते हैं, यानी कि ला दर्रा और दख भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है। हिंदी में इसे ला दर्रा दख भूमि के रूप में जाना जाता है। लद्दाख का सीमा क्षेत्र जो है वो पूरब में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बल्तिस्तान से और सिनचियांग से दक्षिण पश्चिम कोने से दूर में काराकोरम दर्रा से घिरा हुआ है लद्दाख। और लद्दाख में सिंधु नदी और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि सोयोंग नुब्रा, चांग चेनमो, हानले, जास्कर, शुरू, ये सभी इस नदी मतलब इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रवरदई, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रवरदई जो था, जिसने पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदई, इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इनका जन्म जो है, चंद्रवरदई प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो लेखक हैं और इन लेखक का जन्म जो है 1148 में लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो की प्रारंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ये पुस्तक। और बाणभट्ट की अगर हम बात करें तो बाणभट्ट जो है वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गाद्य लेखक और भारत के कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और बाणभट्ट की काव्य प्रतिभा ने सबसे प्रसिद्ध और शुरुआती उपन्यासों में से एक लिखा है जिसे कदंबरी के नाम से जाना जाता है। वो बाणभट्ट की रचना है कदंबरी। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदई था। पृथ्वीराज चौहान जो था दोस्तों, ये चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में से कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो बिहार में 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य खाद्यान्न फसल धान उगाई जाती है। कौन? धान उगाई जाती है। बिहार की प्रमुख फसल धान है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। और धान जो है दोस्तों, ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में, कैसी जलवायु? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में फसल उगाई जाती है। धान की आवश्यक सभी भौगोलिक दशाएं बिहार में उपलब्ध है, जैसे कि धान के लिए न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम चाहिए 27 डिग्री, और एवरेज तापमान यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर, जो कि यहाँ भारत में मतलब बिहार में है। औसत वर्षा जो है वो 100 डिग्री सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है। जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी भी है। अधिक मात्रा में श्रम की उपलब्धता भी है। ठीक है, तो इसलिए बिहार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। और बिहार के चावल क्षेत्र के 80% से अधिक भाग खास तौर से अगहनी चावल उगाया जाता है, और इसकी बुआई जो है अगहनी चावल की जुलाई टू अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। धान जो है मुख्यतः गंडक कोसी के दोआब क्षेत्रों में होती है। ऐसे पूरे राज्य में लगभग अगहनी धान की खेती होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है? कुशीनगर, देखिए मल गणतंत्र में जो है वो कुशीनगर स्थित है, मल गणतंत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मल्लों से। तो मल गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर जिला स्थित है और यह एक नगर है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। और प्राचीन काल में मल्ल 16 महाजनपदों में से एक है, 16 महाजनपद है जिसमें से मल एक है। भगवान बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में ही दिए थे और मल में सरकार के कुलीन तंत्र या गणतंत्र रूप का पालन किया जाता है और गण संघ कहा जाता है। मल की कई शाखाएं हैं, जिनमें से पाबा और कुशीनारा शहरों की शाखाएं बुद्ध के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर हम वजी की बात करें तो वजी 8 राज्यों का संघ था। इसमें वजी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से यहाँ प्रसिद्ध थे। अब आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न।
राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण करता है। तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है? तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण जो करता है वो महालेखा परीक्षक करता है, महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कौन करेगा? महालेखा परीक्षक करेगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग CAG बोलते हैं, ये लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। राज्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन CAG द्वारा राज्यपाल को सौंपा जाता है। और कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। कैग जो है वो लोक लेखा समिति के बैठक में भाग लेता है और उसे इस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। कैग का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, उम्र अगर 65 वर्ष हो जाता है तो यह उनका कार्यकाल 6 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग होता है। कैग का जो वेतन होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है, उच्चतम न्यायाधीश के समान ही जिस कैग का वेतन होता है। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। 11 देखिए, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। तो ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है, ग्राम सभा 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति का सदस्य होता है जिसका नाम वह वहाँ की मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। ग्राम सभा के कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। और अनुच्छेद 243 का ए में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और ग्राम सभा का हेड कौन होता है दोस्तों? तो मुखिया इसका हेड होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कैनाल नहर है। सोन कैनाल नहर जो है ये बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास वारुण नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। डेहरी के पास वारुण नामक स्थान पर बांध बनाकर 1874 में सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण किया गया था। और सोन कैनाल नहर सिंचाई परियोजना बिहार के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी बिहार को सिंचित करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1968 में इंद्रपुरी में एक बैराज का निर्माण किया गया। कहाँ पे? इंद्रपुरी में एक बैराज का निर्माण 1968 में किया गया डेहरी के पास, जो कि सोन नदी से 2 नहर निकाली गई है, जिसमें से पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की लंबाई जो है दोस्तों वो 130 किलोमीटर है, बारून से निकलकर पटना तक आती है। और पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित जिले औरंगाबाद है, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, ये सभी पूर्वी सोन से लाभान्वित हैं। और पश्चिमी सोन जो है ये नहर डेहरी के पास से निकलती है। सोन नहर डेहरी के पास से निकलती है और इस नहर से लाभान्वित जिले रोहतास, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, ये सभी पश्चिमी सोन नहर डेहरी के पास जो निकलती है उससे लाभान्वित हैं। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब अगला आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 13 देखिए, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय जो है ये बिहार के दरभंगा जिले में है। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के दरभंगा जिले में है। चंद्रधारी संग्रहालय जो है दोस्तों वो 1957 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वह मूल रूप से मानसरोवर झील के पूर्वी तट पर स्थित है। और चंद्र संग्रहालय का पुराना नाम मिथिला संग्रहालय था, लेकिन मधुबनी जिले के जमींदार बाबू चंद्रधारी सिंह ने बहुत सी कलाकृतियां और धरोहर को दान स्वरूप दिया था, जिस कारण से बाद में इनका नाम चंद्रधारी संग्रहालय रखा गया। अब देख लीजिए, आप जब इसके बारे में जान गए तो अब थोड़ा सा पटना संग्रहालय के बारे में भी जान लीजिए। पटना संग्रहालय पटना में है और इसका स्थापना जो है 1917 में होता है। नालंदा की बात करें तो नालंदा में जो संग्रहालय है उसका नाम है पुरातात्विक संग्रहालय। नालंदा में स्थित है पुरातात्विक संग्रहालय, इसका भी स्थापना 1917 में हुआ था। और एक है आपका जलान संग्रहालय जो पटना सिटी में है। पटना सिटी में है जलान संग्रहालय, इसका स्थापना 1954 में हुआ था। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म जो है दोस्तों 24 मई 1954 में हुआ था। और माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल बनी थी। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। और नोवांग गोम्पू प्रथम, क्या नाम था इनका? मैं नाम लिख देती हूँ। नोवांग गोम्बू प्रथम जो थी व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं। और पहली बार 1 मई 1963 को अमेरिकी अभियान दल के साथ और दूसरी बार 20 मई 1965 को भारतीय अभियान के दल के साथ। ठीक है, तो प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध जो है वो स्थित है। अमरावती तमिलनाडु राज्य में। अमरावती बांध भारत के तमिलनाडु राज्य के अमरावती नदी पर बना है। और अमरावती बांध मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है। अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया। तो अभिनव भारत सभी लोग जानते हैं वीडी सावरकर के द्वारा, जिसको कि संगठित किया गया। और अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी इसी को कहते हैं। 1904 ईस्वी में विनय दामोदकर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदकर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज संस्था था। वीडी सावरकर का जन्म होता है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भांगूर में होता है। और वीडी सावरकर हिंदू महासभा के गठन में शामिल थे। और ये 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक है कि द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखे हैं वीडी सावरकर। और 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा है इस पुस्तक में। और वीडी सावरकर ने हिंदुत्व हु इज़ हिंदू पुस्तक लिखे हैं। हिंदुत्व ही हु इज़ हिंदू पुस्तक लिखे हैं वीडी सावरकर। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को देख लिए हम। आगे देखते हैं 17 नंबर। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर बी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के अग्रणी नेता में से एक थे। कौन? ज्योति बसु। कौन सी पार्टी से? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ज्योति बसु जो थे, ज्योति बसु करेक्ट आंसर है। और ज्योति बसु जो थे ये पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर संसदीय राजनीति में विशेष ख्याति पाए थे। और ज्योति बसु का जन्म पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश में है वहाँ पे हुआ था। और ज्योति बसु जो है सन 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का जो है इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन है? पवन चामलिंग इनका नाम है। ठीक है, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये 24 साल से अधिक जो हैं वो यहाँ पे सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर अगर हम बात करें जयललिता श्यामराज भारतीय राजनीतिज्ञ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी। वो दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र करागम की महासचिव थी। और जयललिता जो है 1991 से 1996, फिर 2001 से 2002, फिर 2006 तक, 2002 से 2006 तक, और फिर 2011 से 2014 तक, और फिर 2015 से 2016 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ज्योति बसु हो जाएगा। ज्योति बसु। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है। शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है। द गेम का नाम दिया हुआ है। और अंडर कटिंग शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो अंडर कटिंग जो शब्द है वो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है।
हॉकी से इसके अलावे अगर हम देखें तो बुली, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग, सर्किल, स्टिक, पेनाल्टी कॉर्नर, कैरी, ट्राई बेकर, ऑफ साइड, कट, लेफ्ट, सेंटर फॉरवर्ड, ये सभी शब्द जो है आपका वो हॉकी से संबंधित है। और हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको हम FIH बोलते हैं, FIH है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुई थी। 7 जनवरी 1924 ईस्वी को FIH का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है। तो चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई जो है वो 9 किलोमीटर है। चेनानी नासरी सुरंग न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बल्कि पूरे एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है, द्विदिशात्मक। और चेनानी नासरी सुरंग उधमपुर तथा रामबन के मध्य निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चेनानी नासरी सुरंग, इसका निर्माण कार्य जो है वो 2011 में आरंभ हुआ था और उद्घाटन जो है वो 2 अप्रैल 2017 को हुआ था। ठीक है, तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर इसे कर दिया गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भी याद रखिएगा। और चेनानी नासरी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है, NH 44 पर बना हुआ है, जो कि जम्मू और कश्मीर के निचले हिमालय में स्थित है। और चेनानी नासरी सुरंग जो है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। तो ये सारा पॉइंट आपको इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर प्रश्न आता है तो एक न एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तारीख 21 अप्रैल ही क्यों चुनी गई? क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में मेडकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारी के परीक्षा विधिनी को संबोधित किया था, परीक्षा दिनों को संबोधित किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। भारत का स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को कहा था, भारतीय सिविल सेवकों को। अब अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, जिसमें एक आपका यूपी हो गया, दूसरा आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, फिर बिहार में भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद स्थित है। और संविधान का आर्टिकल 169 का प्रावधान जो है, इसमें राज्य अपनी इच्छा अनुसार विधान परिषद का निर्माण करे अथवा ना करे, ये 169 में दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल है, अजीत कुमार डोभाल। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत कुमार डोभाल। 23 नंबर प्रश्न है कि थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो थिएटर में सबसे लंबे समय अवधि के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ जिसको बोलते हैं, ये फिल्म जो है सबसे ज़्यादा समय तक प्रदर्शित किया गया था। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म थी, जो कि DDLJ से प्रसिद्ध हुआ था। और इस फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर में 19 साल तक चलाने की कीर्तिमान हासिल है, 19 साल तक। फिल्म का निर्देशन, निर्माता और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया था। शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी फिल्म के प्रमुख कलाकार में से एक थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? ये प्रश्न हर सेट में लगता है, लगभग रिपीट हो रहा है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की जाती है वो राष्ट्रीय आय या फिर जनसंख्या से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय या जनसंख्या से की जाती है। मान लीजिए किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली एवरेज जो इनकम है वो प्रति व्यक्ति आय, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जो एवरेज इनकम होता है। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उसे जो है वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तब जाके आपका प्रति वर्ष व्यक्ति आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया?
तो वो शब्द आप जो मतलब वाक्यांश है उसे ध्यान से सुनिए। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये जो स्टेटमेंट है वो कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा 1818 से 1883 तक कार्ल मार्क्स का कार्यकाल था, इसमें दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोलेसेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आया था। और अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों का अलग अलग वैसे भी मत है, जिसमें कि एक एडम स्मिथ भी आते हैं। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये एडम स्मिथ का स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सैमुअलन की, एक सैमुअलसन थे, उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। और किन्स का स्टेटमेंट था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। वहीं प्रोफेसर लॉन्च कहे थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग स्टेटमेंट था। अब आता है 26 नंबर प्रश्न, कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है। देखिए ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो रहा है ना। तो भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, आपसे क्या कहा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में किया गया, 21 का यही कह सकते हैं आप। आपको पता है कि अनुच्छेद 21 का क में राज्य से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो उचित समझे जाएंगे। और वर्ष 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। और शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति ने प्रस्तुत किया था, राममूर्ति समिति ने। फिर 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे और सबसे पहला सारनाथ में दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, एक जल संधि क्या है। तो एक जल संधि क्या है, इसका मतलब हुआ कि एक जल संधि पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। ये जल संधि का परिभाषा है, पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता हो, ठीक है। जल संधि या जल सहयोगी या फिर जल डमरू, ये तीनों शब्द जो हैं पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय तक जा सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 30 कि विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है। तो विवाह नामक विषय जो है ये समवर्ती सूची से संबंधित है, समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची क्या होता है कि इस विषय पर जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है वो कानून बना सकती है, और समवर्ती विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के विषय पर मतभेद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है समवर्ती सूची में। और संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय था, किसमें, संघ सूची में, लेकिन वर्तमान में 98 विषय है। कहीं कहीं आपको 100 भी देखने को मिलेगा, है ना। 31 देखिए, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो आपका संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जोड़ा गया,
और इसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का जो लड़ाई था वो 1576 एडी में लड़ी गई थी, 1576 एडी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी का डेट की अगर हम बात करें तो 18 जून 1576 के मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की ओर से मानसिंह एवं आसफ खां लड़ा था। फिर उसके बाद होता है आपका पानीपत का तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दावली ने मराठों को हराया था। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है जो कि अंग्रेजों ने मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिजाउद्दौला के संयुक्त सेना को हराया था। तो आपका सारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 33 नंबर। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक जिम कॉर्बेट हैं। कौन? जिम कॉर्बेट। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक शिकारी और वन संरक्षक एवं प्रसिद्ध लेखक जिम कॉर्बेट की लिखी हुई किताब है। वहीं अगर हम बात करें एक पुस्तक द मैजिक माउंटेन, ये पुस्तक थॉमस मान ने लिखा था। थॉमस मान की पुस्तक है द मैजिक माउंटेन। और जीन क्रिस्टोफो पुस्तक के लेखक रोमेन रॉलैंड है। रोमेन रॉलैंड की पुस्तक है जीन क्रिस्टोफो। और अमेरिकन पेस्टोरल पुस्तक के लेखक फिलिप रोथ हैं। फिलिप रोथ की पुस्तक है अमेरिकन पेस्टोरल। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी चीन से संबंधित है। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि चीन से संबंधित है। प्रथम अफीम युद्ध जो है दोस्तों वो 1839 से लेकर 42 में चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। चीन और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अफीम युद्ध 29 अगस्त 1942 को ये चीन और ब्रिटेन के मध्य नानकिंग की संधि और प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति से हुई थी। ठीक है, फिर 1850 से 1864 के मध्य चीन के दक्षिणी भाग में ताइपिंग विद्रोह हुआ था। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से विकसित होता है। तो एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से अधिक विकसित होता है। क्या होता है? अधिक विकसित होता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और गोवा जो है वो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, गोवा। 36 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, जो कि 5 से 11 में आपका नागरिकता दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर, 37 नंबर। चार जाने माने वर्ण में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो पहले जो 4 वर्ण हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें सबसे पहले जो आते थे वो आते थे आपके ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर आपका आता था शूद्र, फिर आता था पहले आता था वैश्य, फिर आता था शूद्र। ठीक है, तो ऑप्शन ये इसी क्रम में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण 4 वर्ण में सबसे ऊपर, इनमें पुजारी, विद्वान, वैदिक ग्रंथ के शिक्षक लोग शामिल हुआ करते थे। क्षत्रिय में कौन आता था? तो जो युद्ध कार्य संभालता था। तीसरा प्रमुख वर्ण वैश्य था, इसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार करना, यज्ञ कराना, दान देना, वेदों का अध्ययन करना, ये सभी जो था वैश्य का था। वहीं अगर हम बात करें शूद्र का, तो आप लोग सभी जानते थे इसे अछूत माना जाता था। ठीक है, आगे आते हैं 38 नंबर। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रह में शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान पे सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से उसका क्रम है।
और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। आगे देखते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश क्या दर्शाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है, मकर रेखा को दर्शाता है। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा या फिर वृत्त को प्रदर्शित करता है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो त्रिसंधि का निर्माण जो करता है वो दीफू जो है, दीफू पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार, इस तीनों को त्रिसंधि का निर्माण करता है। दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी चीन अपना दावा करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत मार्ग पर स्थित है। नाथुला दर्रा खोलने के बाद जो है भारत चीन के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुआ था। और जलैपला दर्रा की बात करें तो जलैपला दर्रा भी सिक्किम में है, तुजु दर्रा मणिपुर में है। आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है। तो अपूर्वी सिंह चंदेला जो है इसका संबंध शूटिंग से है। ये शूटिंग की खिलाड़ी है जो राजस्थान की रहने वाली है और ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भाग लेती है, अपूर्वी सिंह चंदेला। 42 नंबर प्रश्न देखिए, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है। तुर्की का अपना नाम बदल दिया है, अब तुर्की था अब तुर्की हो गया है ना, ए लगा दिया इसमें। तो अब इसकी जो राजधानी की बात करें तो तुर्की की राजधानी आपका अंकारा है। कहाँ पे है? अंकारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अंकारा। तुर्की की राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो चांद तारा यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है। तुर्की की मुद्रा तुर्किश लीरा है, तुर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है। और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। उसके बाद अगर हम बात करें कैनवरा की, तो कैनवरा जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनवरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे देखते हैं आपका 43 नंबर प्रश्न, जवाहर नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि दी गई थी गणेश वासुदेवम मावलंकर को, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वो दादा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। जीवी मावलंकर राष्ट्रीय राइफल संघ के संस्थापक और एफ्रो एशियाई संबंधों के संस्थापक के अध्यक्ष भी थे। जीवी मावलंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी है याद रखिएगा, मानवत्व है, मानवत्व झरना, ठीक है। उसके बाद सस्मरनो, माई लाइफ इट द वार, ये सभी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ में स्थित है। तवांग मठ की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग मठ। हेमिस मठ आपका सिक्किम में है, लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ पे है? लद्दाख में है हेमिस मठ। आगे देखते हैं 45 नंबर, इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया। तो इंदौर हवाई अड्डे का नाम जो है वो प्रतिष्ठित उपन्यासकार मालगुडी डेज, मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी। इंदौर हवाई अड्डे का नाम जो है ये रखा गया देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है इंदौर हवाई अड्डे का नाम रखा गया। 46 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित उपन्यासकार मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखी गई थी। तो मालगुडी डेज जो उपन्यास है ये लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा, R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई उपन्यास है और R.K. नारायण को द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, द गाइड के लिए। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता। तो 1992 में जो भारत रत्न जीते थे वो कौन थे? तो वो थे आपके J.R.D. टाटा। J.R.D. टाटा इन्होंने भारत रत्न जीता था 1992 में। और J.R.D. टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। वहीं राहुल बजाज की बात करें, राहुल बजाज और ये बजाज समूह के अध्यक्ष हैं, इन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, राहुल बजाज को। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो कि बिना मीनार का है वो जामा मस्जिद है, वो किस राज्य में है। तो जामा मस्जिद जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
चंदेरी की जामा मस्जिद में 3 संगमरमर के गुंबद है और अन्य सभी मस्जिदों की तरह मीनार नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चंदेरी में जो है सो। और इस जामा मंदिर की नींव जो है वो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान रखी गई थी। और इस मस्जिद की पत्ती अलकरन सजावट और पुष्प ज्योतीय स्वरूप है। इस मस्जिद में 200 लोगों की क्षमता है। और कीर्ति दुर्ग 11वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था। कीर्ति दुर्ग 49 देखते हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख और महाभारत काल के दौरान चंदेरी राजा शिशुपाल थे। कौन थे? शिशुपाल। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडारक व्यापक रूप से पाया जाता है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में मैग्नीज का भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। मैग्नीज का भंडार, ऑप्शन नंबर सी। कोयला के लिए अगर हम बात करें तो सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, उमारिया, शहडोल, ये सभी कोयला के लिए हैं। बॉक्साइड के लिए आपका हो जाएगा कटनी, मंडला, रीवा, सतना, सादोल, बालाघाट। और डोलामाइट के लिए सागर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी और मंडला, ये डोलामाइट के लिए। 51 नंबर देखिए। बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने यानी कि स्वर रुक्षता लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, इसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का मुख्य कारण यौवनारंभ परिवर्तन है। कौन है? यौवन आरंभ परिवर्तन है। यौवना आरंभ परिवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। बता सकते हैं कि यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन में शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन होता है, स्वर में भी परिवर्तन होता है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता बढ़ती है, स्वेद और तैल ग्रंथियों में वृद्धि होती है। ये सभी जो है आपका यौवना आरंभ में परिवर्तन के कारण होता है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो जब एक कोई गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आएगा तो क्या होगा कि उष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, उष्मा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न देखिए। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न है। तो नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन जो है वो हो जाएगा आपका तरल हाइड्रोजन। तरल हाइड्रोजन क्रायोजेनिक प्रणोदय में तरलकृत गैस होती है जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। और क्रायोजेनिक प्रणोदय के तरल हाइड्रोजन को हम LH2 से डिनोट करते हैं, को ईंधन और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। डैनियल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटय होता है। और डैनियल सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को तांबे के बर्तन में रखते जो एनोड का काम करता है और पात्र के बीच में एक जस्ते की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का कार्य करता है। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? तो एस्कोरेसिस बीमारी जो है ये परजीवी कृमि के कारण होने वाला रोग है। 56 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और इसकी किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो देखिए चाल आपका दिया हुआ है, बेग दिया हुआ है। लेमडा बराबर क्या होता है? U बटा N। U बटा N यानी कि U हम लोग U कहते हैं उसको, V बोलते हैं, U नहीं V को हम लोग वेलोसिटी यानी चाल और उल्टा बोल रही हूँ मैं। U से चाल को डोनेट करते हैं और V से वेग वेलोसिटी को, ठीक है। तो V बटा N आपका हो जाएगा और इसे हम लोग बताएंगे तो 352 बटा 880 जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो आंसर आपका निकल के जो आएगा वो 0.04 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। आवृत्ति n से हम लोग डोनेट करते हैं ना, आवृत्ति को n से 8800 मीटर दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हच दिया हुआ है, ठीक है। चाल को हम लोग v से बताते हैं, 352 हच दिया हुआ है।
उसके बाद वेग, वेग की बात करें तो इसे हम लोग v से बताते हैं, और ये हमको नहीं पता है तो n लेमडा इसका मान लेते हैं, n लेमडा। तो लेमडा बराबर जब हम निकालेंगे, हमको लेमडा बराबर निकालना है, तो लेमडा बराबर v/n। अब इसको बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, निकल के आ जाएगा। 57 नंबर देखिए, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहित किया गया है। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, तो वो ऑप्शन बी है आपका प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वो कोशिका कहलाती है जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, वो 80 प्रकार के राइबोसोम इसमें होते हैं, इसे याद रखिएगा। तो इसलिए प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो पौधे में लचीलापन के लिए ऊतक जो जिम्मेदार है वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हरित लवक युक्त मृदक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो हरित लवक युक्त मृदक को कोलेनकाइमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। कोलेनकाइमा जो है इसे संदर्भित किया जाता है। और कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, कोलेनकाइमा की, तो ये पौधे में तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। और कोलेनकाइमा का कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्य अवधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। कोलेनकाइमा का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का निर्माण करना। 60 नंबर प्रश्न देखिए, नेफ्थलीन की गोलियां, जिसे हम लोग कपूर बोलते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ कारण गायब हो जाती है। तो नेफ्थलीन की गोलियां के समय के साथ ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती है। जब इसे खुला के छोड़ दीजिएगा ना, अपने आप खत्म हो जाएगा, ये उड़ जाता है। ऊर्ध्वपातन इसी को बोलते हैं, सब्लिमेशन। 61 नंबर प्रश्न है कि यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो यदि किसी एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल गेंद की गति के समान दिशा में होता है। तो विपरीत है, इसका ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, हमने क्या बताया कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल की गति के समान दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी होगा, गेंद की गति समान दिशा में होगा। ठीक है। 62 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को हम लोग अष्टकपूर्ण है, और अतः इसे हम लोग 18 में रखेंगे, इसको 18 ग्रुप में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। अच्छा, पूछिए अगर सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है, तो वो हीलियम है। सबसे हल्की और अक्रिय गैस हीलियम है। और सबसे भारी अक्रिय गैस पूछे तो क्या बोलते हैं उसको, रेनियम, ऐसे कुछ RN से उसको बताते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 63 नंबर, यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लेमडा है तो क्या होगा। तो यदि विराम कोण थीटा और घर्षण कोण लेमडा है तो थीटा बराबर लेमडा। तो विराम का कोण जो होता है, एक घर्षण का कोण, दोनों का मान बराबर होता है। और घर्षण बल 2 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थीटा बराबर लेमडा। 64 नंबर प्रश्न है आपसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो परमाणु के सबसे बाई कक्षा में मौजूद होता है, परमाणु के सबसे बाई कक्षा में मौजूद होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 65 नंबर देखिए, कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो कैल्वेराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है, सोना युक्त है ना। सोने का निष्कर्षण मुक्ता कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। सोना कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में स्वर्ण उत्पादन का लगभग 2% भारत उत्पादित करता है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, 66 नंबर कह रहा है कि यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लेटों के बीच दूरी आधी और स्लेट और पर्द के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रीज चौड़ाई क्या होगी, तो हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अगर यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी आधी और स्लेट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिट्स की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। तो दोनों स्लेट के बीच की दूरी यानी कि D बराबर D/2 हो जाएगा, है ना।
तो डी बराबर आपको फाइंड करना है, तो इसे आप कॉमन लेके फाइंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा चौगुनी हो जाएगी, 4 गुनी। 67 नंबर देखिए, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को सिरका के रूप में जाना जाता है, सिरका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 68 देखिए, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या होगा? तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान जो होगा वो समान रहेगा। क्या हो जाएगा? समान रहेगा। 69 कह रहा है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर जो है उसे जाना जाता है श्वेत तूतिया यानी कि व्हाइट विट्रोल के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और नीला तूतिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ब्लू विट्रोल। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 2H2O। ठीक है, ये नीला तूतिया का होता है। आगे देखते हैं 70 नंबर। रक्तचाप, लाड़ स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेडुला। रक्तचाप, लाड़ स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। 71 प्रश्न है कि किसी सजीव के रहने प्रवेश को क्या कहते हैं? तो किसी सजीव के रहने योग्य परिवेश को आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 72 देखिए, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होते हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट में 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 1 kb बराबर 80 विट्स ये गलत है। 1 kb बराबर 8000 विट्स ये युग्म जो आपका गलत है, क्योंकि 1 kb बराबर आपका 224 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से पादप हार्मोन जो नहीं होगा उसे देखते हैं कि कौन सा इसमें से पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन है एथिलीन, प्रोलैक्टिन, जिब्रेलिन, एबिसिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, यह एक जंतु हार्मोन है जो महिलाओं में दूध निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, और आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है, और कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन है। 75 नंबर प्रश्न है कि संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो संश्लेषित फाइबर को आसानी से आग पकड़ लेता है, और हालांकि फायरमैन की वर्दी जो होता है वो अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, मेलामाइन। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सप्लेनेशन आपको हम PDF के माध्यम से दे देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन बना लेते हैं, उनको सिर्फ आंसर चाहिए होता है, ताकि उन लोगों को दिक्कत नहीं हो, अपना वीडियो स्पीड करके वो लोग देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। पहला 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, 77 नंबर का भी डी हो जाएगा, और 78 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, बी, और 80 का भी सी हो जाएगा, 80 का सी, 81 का क्या हो जाएगा? ए, और 82 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो 83 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा आपका ए। 86 का भी ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका डी, और 88 का हो जाएगा ए। 89 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, और 90 का डी, ए और डी। ठीक है। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 का आपका सी हो जाएगा। 92 नंबर का डी हो जाएगा। 93 नंबर का बी हो जाएगा।
94 नंबर का आपका डी हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा, 97 नंबर देखिए 97 का ए है, और 98 का भी आपका सी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा, और 100 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 101 नंबर का। तो 101 का बी हो जाएगा, 102 का देखेंगे तो 102 का आपका बी हो जाएगा, 103 का आपका बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, और 104 का हो जाएगा आपका सी, 105 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, 106 का आपका हो जाएगा डी, और 107 का क्या हो जाएगा, 107 का भी डी है, 108 का बी हो जाएगा, 109 का आपका डी हो जाएगा, और 110 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 111 नंबर प्रश्न का। 111 का बी हो जाएगा, 112 का सी हो जाएगा, 113 का डी हो जाएगा, 114 का बी हो जाएगा, 115 का डी, और 116 का आपका सी हो जाएगा, 117 का डी है दोस्तों, और 118 का भी हो जाएगा सी। 119 देखते हैं, 119 का डी हो जाएगा, और 120 का बी हो जाएगा 96। ठीक है, 121 का देखेंगे, 121 का डी हो जाएगा, 122 का आपका डी हो जाएगा, 123 का सी हो जाएगा, 124 का आपका हो जाएगा सी, 125 का हो जाएगा बी, 126 का आपका हो जाएगा डी, और 127 नंबर प्रश्न है, 127 का हो जाएगा, 127 का ए हो जाएगा, ए रवि, 128 का बी है, और 129 देखिए 129 का क्या होता है, 129 का सी है, और 130 का भी सी है। ठीक है, आगे देखते हैं 131 नंबर का, 131 का बी, 132 का डी, 133 का ए, 134 का आपका सी हो गया, और 135 नंबर क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, 135 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, 136 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 137 का हो जाएगा बी, 138 का क्या हो जाएगा, 138 का हो जाएगा आपका सी, 139 का डी हो जाएगा, और 140 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 141 नंबर प्रश्न की तरफ। 141 का दोस्तों सी है, 142 का आपका ए हो जाएगा, 143 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, 144 का आपका डी हो जाएगा, 145 क्वेश्चन यहाँ देख लिया आप, 145 का आंसर इधर देख सकते हैं, 145 का डी हो जाएगा, 146 का आपका हो जाएगा बी, और 147 का आपका हो जाएगा बी, 147 का होगा बी, सॉरी 147 का आपका हो गया बी, और 148 का हो गया डी, 149 देखेंगे, 149 का आपका सी है, एंड 150 नंबर प्रश्न, ये अव्यू वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है इसे बनाना, बहुत मज़ा आता है ऐसे रीजनिंग बनाने में। तो 150 का आंसर आपका इधर है डी होगा, डी है ना। तो ये दोस्तों 150 प्रश्न था, समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।